मंत्र। ओ ओ ओ ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। डीप ब्रेथ इनहेल एक्सहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, दोनों हाथ आपस में मिलाएं, घर्षण करें, फेस पे लगाएं, हथेली के अंदर ही आंखों को बंद कीजिए, खोलिए, हाथ को पूरे शरीर पे फेरते हुए वापस आएंगे। हरिओम सभी को। कल हम एक टॉपिक रह गया था, कल जो हमने पढ़ा आप लोग को समझ में आया? एक बार सब लोग बता दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, ओके, गुड। आज हमारा लास्ट टॉपिक है पंचकर्म का। ठीक है, इसके बाद हम अभी तक जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं एक बार रिवाइज कर लेंगे फास्ट में, सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स, और फिर क्वेश्चंस देख लेंगे। आप लोगों को मैंने बोला है कि 10 क्वेश्चंस बनाने हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट मंडे तक दे दीजिए क्वेश्चंस, ताकि मैं एक दिन और लेके सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दूं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है। ठीक है, मैं स्क्रीन से प्रेजेंट कर रहा हूँ। किन्हीं को कोई परेशानी तो नहीं अभी तक जो भी पढ़ा है आयुर्वेद में? नो सर। ठीक है, ये सब हमने देख चुके थे कल, है ना? इसके आगे देखेंगे पंचकर्म। कभी कभी से क्वेश्चन पूछ देता है, वैसे बहुत छोटा टॉपिक है। देखो, पंचकर्म जैसे कि हम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्लियर है वॉइस? यस सर। बस 5 मिनट। ठीक है, देखो, पंचकर्म में बहुत डीप नहीं, पंचकर्म में आपको बहुत डीप नहीं पढ़ना है ना? बस मेन पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही याद रखना है। जैसे देखो, योग में षटकर्म क्रिया होती है, वैसे ही आयुर्वेद में पंचकर्म बताया गया है। आप जैसे योग का अभ्यास करते हैं तो क्या करते हैं? डायरेक्ट आसन लगाते हैं या उससे पहले कुछ करते हैं? सूक्ष्म क्रिया करते हैं, वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, है ना? इसके बाद आसन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे ही पंचकर्म में होता है कि पंचकर्म करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए विधान दिया गया है आयुर्वेद में, पूर्व कर्म। ठीक है, कि पंचकर्म करने से पहले हम क्या करेंगे? पूर्व कर्म करेंगे। पूर्व कर्म में क्या करना होता है? स्नेहन। दो चीजें बताया गया है आयुर्वेद में, पहला स्नेहन और दूसरा स्वेदन। स्नेहन मतलब होता है कि आप बॉडी की मसाज करते हैं औषधि वाले तेल से, है ना? और मसाज करने के बाद आप क्या करोगे? स्वेदन करना है। तो स्वेदन किससे करते हैं? उसमें मेन स्वेद से समझिए, स्वेद मतलब पसीना, पसीना निकालना है। चाहे तो आप सन बाथ लीजिए, चाहे आजकल बहुत प्रचलन में है, आप सिद्धा में जाएंगे तो वहां पोटली मसाज होता है। औषधि का यूज करके पोटली में बांध के उसको हीट करके और फिर हम उस जगह की मसाज करते हैं, तो पोटली मसाज है। तो या फिर भाप स्टीम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पूर्व कर्म होता है, स्नेहन और स्वेदन। इसको हम
प्रधान कर्म मुख्य पंचकर्म से पहले करते हैं, इसके बाद हम पंचकर्म क्रिया करते हैं। पंचकर्म में नाम से जैसे विदित है कि 5 कर्म, 5 ऐसे कर्म किए जाते हैं जो हमारे दोषों को दूर करने का काम करता है ना। वात पित्त कफ जो भी दोष है, मानसिक जो भी हमारा विकार है हमारे शरीर को, उसको दूर करने का काम करता है। योग में भी हम कुंजल क्रिया करते हैं, वमन करते हैं, उससे कफ दोष दूर या पित्त के भी दोष दूर होते हैं वमन क्रिया से। तो मुख्यतः यहाँ पे वमन क्या हम कैसे करते हैं, तो औषधियों का यूज करते हैं। आयुर्वेद में हम ज्यादातर औषधि का प्रयोग ही करते हैं, चाहे वमन हो, चाहे विरेचन हो, चाहे वस्ति हो, इस तरह से। तो इसमें बताया गया है वमन क्रिया में कि कफ दोष दूर होता है। औषधि वाले पानी को पीकर कुंजल वोमिट करते हैं तो उसको हम कहते हैं वमन। विरेचन, विरेचन का मतलब होता है कि मलगुदा द्वार औषधियों का प्रयोग करके, जैसे आ, योग में शंख प्रचालन बहुत फेमस है, उसमें गुनगुना पानी, उसमें नींबू डाल के, नमक डाल के, इस तरह से हम शंख प्रक्षालन करते हैं या फिर लघु शंख प्रक्षालन करते हैं आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे विरेचन है, विरेचन में क्या होगा कि हम औषधि का प्रयोग करते हैं, औषधि, और फिर हम मलगुदा द्वार से उस औषधियों का विरेचन करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हम विरेचन कहते हैं। पित्त दोष दूर होता है, इसको ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट आता है वस्ती। वस्ती 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अनुवासन वस्ती होता है, आप एनिमा से समझो कि मल गुदा द्वार से औषधि वाले द्रव्यों का हम ऊपर की तरफ खींचते हैं मल गुदा द्वार से। एनिमा आप लोग जानते होंगे, जस्ट लाइक दिस। एनिमा में क्या होता है, गुनगुना पानी होता है और सिर्फ हम उसको मल गुदा द्वार से सक करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, औषधि का प्रयोग करते हैं और फिर एनिमा के जैसे ही मल गुदा द्वार से औषधि को प्रविष्ट कराई जाता है अंदर लेके। अब इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं औषधि में, जैसे कि हम तेल यूज करते हैं, घी का भी प्रयोग होता है, कोई भी स्नेह द्रव्य, ठीक है, तो वस्ती में हम यूज करते हैं। तो एक होता है निरूह वस्ती, ये भी दूसरा टाइप होता है एनीमा के जैसा ही। ठीक है, इसमें भी हम औषधि का प्रयोग करते हैं ना, कोष्ठ रोग की शुद्धि के लिए भी वस्ती कर्म करते हैं। इसमें हम दूध का भी प्रयोग करते हैं, क्वाथ हो गया, तेल का प्रयोग करते हैं, है ना। और इस वस्ती का दूसरा नाम आस्थापन वस्ती भी है ना। तो ये वस्ती के 2 आप मुख्य याद रखो, वस्ती। ठीक है, इसके बाद आता है चौथा नस्य क्रम, मतलब हम नाकों में औषधि वाले तेल का को प्रयोग करते हैं, नाकों में डालते हैं। तो अनु तेल, जैसे कि आप चरक में सही ना बताया गया, अनु तेल का यूज करना, इससे क्या होगा, कफ और मानसिक रोग दूर होगा। वस्ती में क्या होगा, वात दोष दूर होगा। ठीक है, तो जो भी कफ बना हुआ रहता है, म्यूकस जमा रहता है वो, और फिर मानसिक दोष को दूर करता है नस्य क्रम। नाक में हम औषधि वाले तेल को प्रविष्ट कराते हैं। पांचवा है, लास्ट है, वो है रक्त मोक्षण। सॉरी, रक्त मोक्षण जो दूषित रक्त को दूर करता है, जिसको हम लीच थेरेपी भी कहते हैं। आपने सुना होगा, लीच जोंक जो नदी में पाया जाता है, उसको बॉडी पे भी कई बार आप देखते होइएगा वो चिपक जाता है और कैसा खून निकलने लग जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे इम्प्योर ब्लड है, दूषित रक्त है, वहां पे जोंक को डाल के वहां के दूषित रक्त को बाहर निकाला जाता है। इसको लीच थेरेपी भी कहते हैं, रक्त मोक्षण कहते हैं। तो ये 5 कर्म जो है बताया गया है प्रधान कर्म। इसके बाद क्या करते हैं कि आपने तो पंचकर्म कर लिया, इसके बाद आप क्या करोगे, तो उसके बाद होता है पश्चात कर्म, कि हम पंचकर्म के बाद क्या करें। तो संसर्जन कर्म, इस टाइम पे आप आहार को ध्यान देते हो। आप जब शंख प्रक्षालन करते हैं तो क्या करते हैं, तुरंत हैवी खाना खाते हैं, नहीं खाते हैं ना। क्या करते हो, एकदम सुपाच्य भोजन, हल्का भोजन ग्रहण करते हैं। खिचड़ी, वो भी आ, घी वाला खिचड़ी है ना, बिल्कुल गीला खिचड़ी हम यूज करते हैं।
तो आहार का बहुत बड़ा रोल है कि आप पंचकर्म के बाद कैसा आहार ले, सुपाच्य हल्का, और हो सके तो खिचड़ी वाला ज्यादा ले, है ना, लिक्विड डाइट ले। और इसके बाद समन कर्म, यहाँ पे देखो बताया लिक्विड डाइट, या तो जूस ले लीजिए, है ना, इस तरह से। रसायन, इसमें औषधि वाला कोई चीज आप यूज कर सकते हैं, औषधि पश्चात कर्म, है ना। तो ये पश्चात कर्म हो गया कि प्रधान कर्म के बाद, पंचकर्म के बाद हमें क्या करना है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इसको अच्छे से ध्यान नहीं रखेंगे पश्चात कर्म को, तो फिर प्रॉब्लम है, सिर्फ फिर करा धराया सब बेकार हो गया और शरीर खराब हो जाएगा, अगर आप पश्चात कर्म पे ध्यान नहीं देंगे तो। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद हम एक संबंध है इसमें दिया हुआ कि सटकर्म और पंचकर्म में क्या संबंध आपस में। तो जैसे धोती है सर ये पश्चात वैसे ही कर्म एक बार और रिपीट कर दीजिए तो। ठीक है, तो पश्चात कर्म होता है कि बाद का कर्म, जो भी आप पहले किए हैं उसके बाद का कर्म, की उसके बाद आप क्या करोगे। तो उसमें 3 चीजें बताई गई हैं आयुर्वेद में पश्चात कर्म में। संसर्जन कर्म, जिसमें हम आहार को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है समन कर्म दूसरा, जिसमें हम द्रव्य का यूज करते हैं। और तीसरा रसायन कर्म, जिसमें हम औषधि का प्रयोग करते हैं। तो हमें क्या खाना चाहिए, कैसे द्रव्य लेना चाहिए, कौन से औषधि लेना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना होता है पश्चात कर्म में। ठीक है, जैसे आप सब क्रिया करते हो ना, खिचड़ी का यूज करते हो ये शंख प्रक्षालन में, तुरंत हैवी खाना नहीं खाते हैं ना, आमाशय से आपका आपका इंटेस्टाइन कैसे बच्चों के जैसा हो जाता है, तो वैसे ही इसमें होता है। एकदम बिल्कुल लाइट खिचड़ी लो, घी, है ना, जूस ले सकते हो, इस तरह से यूज करना है। अब बताया गया कि सर सटकर्म और शमन कर्म में द्रव्य बताया तो इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। द्रव्य जूस को ले सकते हो ना, जूस से समझ ओके लो ना ओके। कि हाँ। और रसायन में, रसायन मतलब औषधि का कहा गया है कि कोई औषधि आप ले सकते हैं, ठीक है। और सर ये आहार षटकर्म मतलब के सर ये षटकर्म के बाद ये बताया है जो आपने ये 3 लिखे हुए हैं, संजन पंच कर्म पंच 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 पंचकर्म कर्म के के बाद। बाद। अच्छा। चलिए, अब इसमें एक आपको समझने के लिए कि भाई कैसे है, तो सटकर्म और पंचकर्म के बीच का संबंध, ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। तो धोती के जैसा ही वमन होता है इसमें, ठीक है। वस्ती के जैसा इसमें भी वस्ती बताया गया, धोतिर वस्ती नेति त्राटक नौलिका पाल भाती, है ना। वैसे ही पंचकर्म में है वमन, वस्ती, नेति के जैसा नस्य है ना। त्राटक का ऐसा कोई संबंध इसमें कोई है नहीं, इस तरह का नहीं दिया गया, इसलिए बिल्कुल नौली। तो स्नेहन, स्नेहन में क्या होता है, मालिश होता है। तो वैसे ही नौली में मासे का मालिश होता है, अगर आप उसको घुमाते हो। आपने पढ़ा होगा गहरन संहिता में, दक्षिण नौली, वाम नौली, मध्य नौली, भ्रमर नौली, इस तरह का आपने पढ़ा होगा। तो ये हो गया। इसके बाद कपाल भाती, ना कपाल भाती में जैसे आप करते हो तो कई बार पसीना भी आ जाता है, तो स्वेदन से यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है। और कपाल की भाती मतलब कपाल का शोधन होता है, यहाँ पे आप रक्त मोशन समझ सकते हो, बस मतलब समझने के लिए, है ना, कोरिलेट करके दिखाएगा ताकि आपको याद रहे इस तरह से। बाकी इसमें ऐसा कुछ है। इसके बाद ये समझ में आ गया आपको पंचकर्म, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है, काफी है ये। सर विरेचन क्या होता है? विरेचन विरेचन मतलब होता है कि आप शंख प्रक्षालन जानते हैं ना, शंख प्रक्षालन नाम सुना है। जी सर, जी सर। बस वैसे ही विरेचन है। शंख प्रक्षालन में पानी का यूज करते हैं, गुनगुना पानी नमक डाल के। इसमें क्या है, औषधि वाला पानी यूज होता है, और हम मलगुदा द्वार से उस औषधि द्रव्य को बाहर निकालते हैं, औषधि का प्रयोग होता है, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। सर घी घी का मतलब प्रयोग होता आंतों है में ना सर, घी? हाँ, इसमें आप कोई भी औषधि, जरूरी नहीं है कि घी का यूज हो। औषधि मतलब कुछ भी यूज हो सकता है, औषधि जो यूज किया जाता है वो, है ना। तो जो भी आंतों में स्थित मल पदार्थ होता है ना,
वो मल गुदा द्वार से बाहर निकलता है, औषधि का इसमें प्रयोग किया जाता है। और ये सामान्यतः कहा जाता है कि शरद ऋतु में करते हैं, और किसी भी ऋतु में इसका किया जा सकता है ना। ये शोधन कर्म है, मतलब परगेशन, है ना, परगेशन क्रिया है। ठीक है, जैसे अपच भोजन हो गया, है ना, ये सब चीज, आम हो गया, आम जैसे कि खाना नहीं पचता है उसमें ज्यादातर यूज होता है ये, है ना। कोस्ट से रिलेटेड कोई भी कोस्ट है ना, उधर कोस्ट हो गया, तो ये सब चीजों में हम यूज करते हैं विरेचन को। अब आगे बढ़ रहे हैं, समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं शरीर व मन के दोष। देखो, शरीर संबंधी दोष 3 बताए गए हैं, वात पित्त कफ त्रिदोष। और मन संबंधी दोष कौन से होते हैं? रजस और तमस। ठीक है, राजसिक और तामसिक, ये मन संबंधी दोष है। और सात्विक नहीं होता इसमें ना, सात्विक मतलब कि भाई वो परे हो जाता है इस चीजों से। तो ये बताए गए हैं दोष आपको शरीर और मन संबंधी। शरीर में 3 त्रिदोष, और मन से रिलेटेड राजसिक तामसिक। अब देखो, ये दोनों ही सत्व को प्रभावित करता है, सात्विक गुण वालों को दूषित करता है। ठीक है, शरीर के भेद पहला टॉपिक है ये हमारा। अब शरीर का भेद कैसे? देखो, योनि भेद से शरीर 4 प्रकार के होते हैं। हम किस में आते हैं? जैसे कि देखो, 4 प्रकार कौन कौन से होता है? पहला होता है जरायुज। ठीक है, ये गर्भ में हम लोग क्या है, गर्भ में पैदा होते हैं, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बंदर आदि, ये चीजें जो है जरायुज में आता है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसको बहुत इजी है ये। इसके बाद आता है अंडज, जो अंडे से पैदा हो, बॉर्न फ्रॉम एन एग, उसको हम अंडज कहते हैं। जैसे कि चिड़िया, पक्षी, सांप, ये सारे चीज अंडज में आता है। स्वेदज मतलब पसीना से, गंदगी से, इस तरह से उसका आता है। जैसे कि बालों में गंदगी आ गई तो क्या होता है? जू, लीक, फिर चूटी भी, ये सब चीजें ना वो आता है, वार्म वेपर से जनरेट होता है। ठीक है, अपने आप ही आ जाता है। इसके बाद उद्भिज। उद्भिज मतलब कि हमने एक जगह और इसका टर्म यूज किया था, बताइए कहाँ पे यूज किया था? 3 प्रकार। पार्थिव, याद आया कुछ? उद्भिज, जी सर। ओ हाँ सर। जा कुछ याद आया? हाँ सर, जो पेड़ वगैरह वनस्पतिज वगैरह अपन ने बोला था सर, वो वाले ना। पार्थिव, इसके बाद हमने जांगव, औद्भिज, है ना। अजांगम सर एनिमल से। बिल्कुल, तो वही यहाँ पे है। देखो, उद्भिज मतलब स्प्राउटिंग एज ए प्लांट, है ना, जो जमीन को फाड़ कर निकलते हैं, स्प्राउट होता है। जैसे केंचुआ, पेड़ पौधे, स्प्राउट्स, जैसे कि अंकुरित होता है ना, चीजें जमीन से निकलता है, उसको हम उद्भिज कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 4 प्रकार के शरीर के भेद हो गए। लास्ट टॉपिक इतना ही हमें पढ़ना था। स्वेदज क्या है सर क्या? सर स्वेदज जनरेटेड बाय क्या लिखा है सर? वार्म वेपर मतलब पसीने से आए ना, समझ जाओ ना, स्वेद। अब गंदगी, माथों में गंदगी आ जाए तो क्या, जू, लीक, ये सब होता है ना हमारे गंदगी में, छोटे छोटे जो आते हैं, वो कहाँ से आता है? स्वेदज है वो। शरीर के भेद में स्वेदज से होता है वो, है ना, गंदगी से होता है। बालों में जो गंदगी आ जाए, पसीने, है ना, वो सारी चीज। तो ये हो गया। सर इसके बाद क्या लिखा है? जू लीक के बाद क्या लिखा है? ये 2 और लिखे हैं ना। च्यूटी मतलब वो कोई कोई च्यूटी भी तो आता है ना, गंदगियों से भी आ जाती है वो। तो जू लीक समझो, ये जल्दी समझ में आए। सर तो जैसे आपने ये उद्भिज बताया, उद्भिज को आपने बोला जो नीचे जमीन से आता है, तो सर जैसे ये आलू पोटैटो वगैरह ये सब भी इसमें? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सारे ही ओके सर। होंगे। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द आयुर्वेदा। मतलब अभी तक हमने 10 लेक्चर आई थिंक हुआ होगा।
कुछ भी नहीं समझ में आया तो पूछिए, नहीं तो मैं एक बार फिर से सारे चीज एक ओवरव्यू करा देता हूँ 10 मिनट में कि क्या क्या टॉपिक हमने पढ़े हैं खुद से। मैं एक और स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम तो नहीं अभी तक? देखो, सबसे पहले जो हमने देखे, जो बाकी के लेक्चर मिस किए हैं वो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, नोट्स पढ़ लेना। कोई दिक्कत आए तो आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो कभी भी। एग्जाम का टाइम है, आई एम अवेलेबल 24/7। ठीक है। इसका देखो, शुरू में हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, पहले मैं 1 मिनट, क्या 1 मिनट का, अभी तक ये बताइए, जो भी पढ़ा है आपने स्टार्टिंग से, कुछ नहीं समझ में आया? हेलो। सर सर ये आज हाँ आज की लास्ट क्लास है क्या? जी, हाँ, ये आज की लास्ट है, लास्ट लेक्चर है। और अभी मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ टॉपिक कि क्या क्या हमने पढ़ा अभी तक 10 दिनों में। ठीक है, शेयर करता हूँ। सर ये जो सेवंथ यूनिट आयुर्वेद से जो अलग है, इसमें वो बता दीजिए सर, सिलेबस में क्या है ये आगे, आयुर्वेद से आगे। ठीक ठीक, वही कर रहा हूँ मैं। और आप लोग क्वेश्चन भेजेंगे सब लोग, तभी मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब तक आप नहीं देखेंगे कैसे याद होगा, क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे तो ये आपके लिए ही है। 10 क्वेश्चन सिर्फ मैंने बोला है। अगर आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं मंडे तक भेज दीजिए, तो मैं ट्यूसडे को डिस्कस कर दूंगा, ट्यूसडे वेडनेसडे को। एक घंटा लगेगा टाइम निकाल के, क्योंकि आपके एग्जाम भी नजदीक है, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। ठीक है। और आज मैं थोड़ा जल्दी भी छोड़ दूंगा, थोड़ा सा शेड्यूल मेरा बिजी है, आज का काम है। अगर जरूरत पड़ी तो और भी क्लास ले लूंगा मैं, अगर आप कहेंगे तो, है ना। तो सबसे पहले हमने देखा था आयुर्वेद का अर्थ। ठीक है, इसके बाद उसकी परिभाषा चरक और सुश्रुत के अनुसार, इसके कौन देवता है उधर। मैं एक एक करके पूछता हूँ, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आयुर्वेद का अर्थ बताएंगे शालिनी जी। चलो ठीक है। आवाज नहीं जा रही है? आ रही है सर आवाज। पूछूं आपसे या फिर मैं खुद ही रिवाइज करा दूं? आयुष्यः वेदः इति आयुर्वेद, जो जी आयुष्य सर। का ज्ञान देता है वो आयुर्वेद होता है ना सर। चलिए ठीक है, मैं रिवाइज ही करा देता हूँ, आप लोग खुद से भी देख लीजिए। चलो ठीक है। आयुर्वेद जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। बहुत अच्छा बोले हैं गांधी जी कि जो हमारे जीवन के बारे में बताता है, आयु के बारे में बताता है, वो आयुर्वेद कहलाता है। आयु प्लस वेद, है ना। आयु का मतलब होता है आयु का मतलब होता है लंबी आयु, जीवन। और वेद मतलब ज्ञान, विज्ञान, उसका विज्ञान मतलब हमारे जीवन का ज्ञान। परिभाषा चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार। जैसे बोलूं तुरंत माइक अनम्यूट कीजिएगा, साथ में आपका वो भी हो रहा है। लक्ष्मी साहू जी बताइए चरक के अनुसार तुरंत। क्या पूछे सर? चरक के अनुसार आयुर्वेद की परिभाषा। क्या बोलते हैं? हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य, यही वाला है ना सर? हाँ जी, हाँ सुख जी। आयु दुख आयु का हाँ, एग्जैक्ट वो नहीं आ रहा अभी, मतलब टोटल मैं श्लोक याद नहीं कर पा रही। तो वही वाला ना जो इसमें इंद्रिय को कंट्रोल करके आहार विहार का वो तो सुश्रुत के हिसाब से है। सम दोष समाग्निश्य सम धातु मल क्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते, एज पर सुश्रुत सूत्र 15.41। ठीक है। चरक कौन बताएगा चरक के बारे में? जल्दी से फटाफट माइक अनम्यूट करके बताइए।
चलो ठीक है। हिता हितम सुखम दुख मायुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च युक्त मायुर्वेद स उच्यते। ठीक है, 1/41। देवता कौन है? आयुर्वेद के देवता कौन है? भगवान धन्वंतरि। ठीक है। धन्वंतरि जी। उद्देश्य धन्वंतरि जी। जो एक बार बोल दिया है उसको नेक्स्ट वो नहीं बोलेंगे, ठीक है, दूसरे लोग बोलेंगे। अपर्णा जी, अपर्णा कोई है? अपर्णा है ना? अपर्णा मौर्य। उद्देश्य बताइए। ठीक है, उद्देश्य था कि रोगी जो है उनको निरोगी करना, और जो निरोगी है उनको मतलब स्वास्थ्य, उनके जो स्वास्थ्य को मेंटेन करना। ठीक है, ठीक है। आज मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा मैं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ टॉपिक डिस्कस कर देता हूँ क्या क्या हमने देखा सर था। कल ही ले लेना, आप कल ही ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अष्टांग आयुर्वेद। ठीक है, अष्टांग आयुर्वेद हमने पढ़ा था। पहला था कायी चिकित्सा, बाल चिकित्सा, भूत चिकित्सा। सब लोग पूरी इंद्रियां खोल के ध्यान से सुनिए, आपका स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रिवीजन हो रहा है 10 मिनट में सारा। अष्टांग आयुर्वेद में हम 8 अंग पढ़े थे आयुर्वेद के। कायी चिकित्सा, बाल चिकित्सा, भूत चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शालक्य, अगत, रसायन, वाजीकरण। ठीक है, इसके बाद पंच महाभूत हमने देखा था। पंच महाभूत के गुण देखे थे, और पंच महाभूत और आयुर्वेद के बीच संबंध देखा था। ठीक है, तो जो गुण था, एक एक गुण आपको हमेशा ध्यान रखना है। बाकी अगर आप ध्यान रखते हैं तो वेल एंड गुड। पहला था शब्द आकाश का, स्पर्श वायु का, अग्नि का रूप, जल का रस, और गंध पृथ्वी का। पंच महाभूत और आयुर्वेद के बीच जो संबंध है वो ये है कि आकाश महाभूत की जो प्रधानता है वो आकाशीय द्रव्य है, उसमें क्या रहेगा? आकाशीय द्रव्य की प्रधानता है। वायवीय में वायवीय द्रव्य, अग्नि में तेजस, जल में आपीय या जल द्रव्य, पृथ्वी में पार्थिव द्रव्य। ये संबंध हो गया पंच महाभूत और आयुर्वेद का। इसके बाद हमने देखा था त्रिदोष। वात त्रिदोष क्या कौन कौन है? वात, पित्त और कफ। और उसके बीच पंच महाभूत का संबंध क्या क्या है? वात जो है आकाश को डिनोट करता है और वायु को, पित्त जो है अग्नि और जल को, कफ जो है जल और पृथ्वी को। त्रिदोष के प्रकार हमने देखे थे, कौन कौन से प्रकार हैं? वात के 5 प्रकार हैं। उपसा से मैंने याद करवाया था आप लोगों को। उपसा से ऊपर उदान। कहाँ चले जाते हैं? कहाँ चले? वात का बता रहे हैं, पित्त पे चले जाते हैं, है ना? तो वात के प्रकार बताया था मैंने, प्राण, समान, अपान, उदान और व्यान। ठीक है, ये हो गया वात के प्रकार। उसका गुण हमने क्या बताया था? रुच है, शीत है, लघु है, सूक्ष्म है, विशद है, खर है। ये वात के गुण बताए थे। स्थान कहाँ कहाँ है वात का? मुख्यतः कहाँ पे है वात? ऊपर पूरे शरीर में है। ठीक है, लेकिन जब पंच प्राण की बात आएगी तो पूरे शरीर में कहाँ कहाँ पे प्राण है? हृदय में, समान पेट, अपान, नीचे कमर से नीचे, उदान हो गया कंठ से ऊपर, और व्यान पूरे शरीर में। समझ में आ रहा है ना? ध्यान देके सुनिएगा। ठीक है, लक्षण प्रकुपित होने की, वो कि वात कैसे प्रकुपित होता है और लक्षण क्या क्या है और उसके उपचार क्या है, ये हमने देखा था। सेम चीज हमने पित्त में देखा था, उसके प्रकार। वात के देखने के बाद पित्त को देखा था। पित्त के कौन कौन से प्रकार हैं? एक व्यक्ति माइक अनम्यूट करके बताइए। पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक। हाँ, ये 5 जो है पित्त के प्रकार हैं, और मुख्यतः ये कहाँ पित्त पाया जाता है? पेट में। और वात का जो स्थान मुख्यतः कहाँ था? पूरे शरीर में, लेकिन मूल स्थान ड्यूडेनम, याद रखना आप लोग, पकवास है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वात का मूल स्थान पकवास में है, वैसे तो पूरे शरीर। ठीक है, मुख्य स्थान पकवास है। पित्त का भी पेट में, और इसके 5 प्रकार देख लिया हमने। और इसकी एक चीज मैंने बताया था कि
अवस्था में पित्त कौन से कलर का होता है? पीला, और तिक्त स्वाद का होता है। वैसे ही अपक्व दशा में पित्त क्या हो जाता है? खट्टा स्वाद का, और कलर नीला। नीला। इसमें भी प्रकुपित होने के वो फिर लक्षण, क्यों कैसे प्रकुपित होता है, लक्षण देखा था, और उसके उपचार को देखा था। ये सब आप खुद से पढ़ोगे। इसके बाद कफ का देखा था। कफ के कितने प्रकार हैं? एक व्यक्ति माइक अनम्यूट करके बताइए। ये भी 5 टाइप्स के हैं सर। क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक और श्लेषक। तो ये 5 प्रकार थे, और इसके लिए स्थान अलग अलग है, लेकिन कफ से मुख्यतः कहाँ होता है? कंठ से ऊपर वाले स्थान पे पाया जाता है। लेकिन अगर आप 5 प्रकार में जाओगे तो उसका स्थान चेंज हो जाएगा। जैसे क्लेदक हो गया तो अमाशय, अवलंबक उर स्थल, बोधक जिह्वा मूल, ठीक है, तर्पक सिर, श्लेषक अस्थि, ना बोल, इस तरह होता है। और सेम वैसे ही इसके प्रकोप के कारण, है ना, कि कैसे कफ प्रकोपित होता है, इसके बाद उसके लक्षण क्या है और उपचार क्या है, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। सबसे इम्पोर्टेंट कि वात पित्त कफ में कितने प्रकार के रोग होते हैं? अभी तक जो माइक अनम्यूट नहीं किए वो अनम्यूट करके बताइए। सर वात में 80, पित्त में 40 और कफ में 20। बहुत बढ़िया। तो ये हमने देखा। इसके बाद हमने देखा प्रकृति को पहचाने। एक टेबल था, 13 उसमें क्राइटेरिया दिया हुआ था, परिमाण था कि कैसे स्वभाव क्या है, शरीर का परिमाण क्या है, बाल कैसा है, रूखा है, ठीक है, स्किन कैसा है, स्वभाव क्या है, मतलब कई सारे क्राइटेरिया उसमें मेंशन था। और उस तरह से प्रकृति को पहचानना था। ये मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को, टेबल भी ग्रुप में भेजा था, तो वो हमने पढ़ाया था। इसके बाद महर्षि चरक के अनुसार प्रकृति देखा था। 7 प्रकार कौन कौन से हैं बताइए। प्रतिका जायसवाल जी बताइए। जी सर, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ और वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ और एक है सम प्रकृति। इसको आगे मैंने लेटेस्ट में बताया था कि एकल प्रकृति है ना, एक सिंगल। इसके बाद द्विजत प्रकृति, 2 वाले, वात पित्त कफ कफ। इसके बाद सन्निपातज प्रकृति है ना, सम प्रकृति, योगी प्रकृति कहलाते हैं। तो ये हमने देखा। हाँ, उपस्तंभ कौन कौन से हैं? उपस्तंभ बताइए कौन कौन सा? हाँ, उपस्तंभ हमने देखा था। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। हाँ, निद्रा, ब्रह्मचर्य। हाँ ठीक है, समझ गया। तो आहार में भी मतलब एक महर्षि चरक ने क्वेश्चन पूछा था कि स्वस्थ व्यक्ति कैसा होना चाहिए ना, तो किस तरह के भोजन आपको लेना है। तो बताइए क्या था इसमें पढ़ाया था मैंने? वो चतुर्थांश खाली रखना है, वही वाला है ना सर? ना, हितभुक वात मितभुक पढ़ने ने बोला था, हितमुख, बेतमुख और ऋतमुख। हाँ, हमने हितभुक मितभुक। इसके बाद निद्रा के प्रकार देखे थे। कितने प्रकार थे, कौन से थे बताइए? 6 प्रकार के। कौन सा? तमुभवा, श्लेष्म समुद्भवा, मनः शरीर समुद्भवा, आगंतुकी, व्याख्युति और भूत धातु निद्रा। हाँ, ये हमने देखा था। भूत धातु निद्रा क्या होता है? वो प्राकृतिक निद्रा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हमने नींद के बारे में जाना था, नींद के प्रकार को देखा था। इसके बाद ब्रह्मचर्य होता है, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य में हम मैथुन के भी प्रकार देखे थे। तो कितने मैथुन के प्रकार थे वो बताइए। कोई एक व्यक्ति अनम्यूट करके बताइए। 8 प्रकार हैं सर। 8 बताए गए हैं। स्मरण, कीर्तन, केली, प्रेक्षण, गुहभाषण, संकल्प, अध्यवसाय और मैथुन क्रिया। बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने देखा था सप्त धातु। सप्त धातु कौन कौन से हैं? सनातन जी बताइए। सनातन जी नहीं है तो विकास जी, आरजे फिटनेस, अरुणा मौर्य। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र।
ठीक है, उपधातु कौन सा है ये भी बता दीजिए। उपधातु बढ़ाया था ना, स्तन्य, कंडरा बसा स्नायु आतप पिराया तजा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था उपधातु के बारे में। जठराग्नि के बारे में बताएंगे कि क्या होता है जठराग्नि। जो अभी तक माइक अनम्यूट नहीं किए वो बताइए ना, सबको मौका मिलना चाहिए। सर 13 कहाँ पाया जाता है जठराग्नि ये बता दीजिए, सबसे मुख्य स्थान कहाँ है जठराग्नि का? ठीक है, आमाशय स्तन। ठीक है, मतलब आहार जहां जहां डाइजेस्ट होता है वहां वहां आपका ये जठराग्नि है। ठीक है, इसके बाद ओज हमने पढ़ा था जठराग्नि की, अमाशय और पक्वाशय, ड्यूडेनियम भी। पक्वाशय, हाँ डुडेनम, पकवास है, हाँ ठीक है। इसके बाद आता है अमाशय का अधोभाग और पकवासय का मध्य भाग। ओज हमने पढ़ा था, ओज का स्थान और प्रकार बताइए कहाँ पाया जाता है ओज? शुक्र के संपूर्ण शरीर में व्याप्त, विशेषतः हृदय स्थल पर, विशेषतः हृदय स्थल। ओज के प्रकार बताइए। 2 टाइप्स के हैं सर, पर और अपर। हाँ, पर की मात्रा कितनी होती है और अपर की मात्रा कितनी होती है? और अपर की आधी अंजुली। 8 बिंदु मात्रा सर और अंजलि के दूसरा। ठीक है, ओके। तो हमने इसके बाद मल पढ़ा था, मल के कितने प्रकार है बताइए। 3 टाइप के हैं, मूत्र, पुरीस और क्या बोलते हैं स्वेद। हाँ ठीक है, इसके अलावा भी कई मल होते हैं। और मल और पंच महाभूत के संबंध हमने देखा था। तो पुरीश का संबंध पृथ्वी से है, मूत्र का जल और तेज से, स्वेद का तेज से। इसके बाद अग्नि के प्रकार देखे थे, कितने प्रकार के अग्नि है? तुरंत 13 प्रकार की, 13 प्रकार का अग्नि। कौन कौन से? भूताग्नि, धातु अग्नि और जठराग्नि। ठीक है, बढ़िया। तो ये हमने देखा था 13 प्रकार के अग्नि, 5 पंच महाभूत अग्नि है ना, 7 धात्वाग्नि और 1 जठराग्नि, ये टोटल। तो सबसे पहले सीरीज में याद रखना, तो पहले जठराग्नि, फिर पंच महाभूत अग्नि और 7 धात्वाग्नि। जठराग्नि की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हमने बताई थी, विषामाग्नि, तिक्षाग्नि, मंदाग्नि और समाग्नि। ये 4 अवस्थाएं हमने देखा था। इसके बाद भूताग्नि है ना, भूताग्नि मतलब भौमाग्नि, आप्याग्नि, आग्नेय, ये 5 महाभूत से रिलेटेड है ना, उसको याद रखना आप। इसके बाद धात्वाग्नि में क्या क्या हमने देखा था? रसाग्नि की क्रिया होती है तो रस बनता है, रक्ताग्नि की तो रक्त, मांसाग्नि तो मांस, मेदाग्नि, अस्थाग्नि, मज्जाग्नि, शुक्राग्नि और रजाग्नि। शुक्र में भी पुरुष के लिए शुक्राग्नि और महिला के लिए रजाग्नि। तो हाँ, आयुर्वेद के अनुसार पाचन कर्म हमने देखा था कि पहले क्या होता है, पहले हमने भोजन किया, जठराग्नि का काम हुआ, ठीक है, समान वायु एवं पाचक पित्त काम करता है। इसके बाद सार और किट में बदल जाता है, जिसको हम प्रसाद भाग भी कहते हैं सार को। और सार भाग फिर भूताग्नि की क्रिया होती है और भूताग्नि पे धाताग्नि की क्रिया होकर फिर से मल में और सार में भाग में बदल जाता है। वो सार भाग क्या कहलाता है? ओज कहलाता है। और ओज 2 प्रकार के, पर और अपर, ये हमने देखा है। इसके बाद हमने पढ़ा था आमरस। आमरस क्या होता है बताओ? आमरस क्या होता है? सर वो वाला जो है आमरस। बिल्कुल, जठराग्नि के मंद होने से जब खाना नहीं पचता है महाशय में, तो फिर वो आमरस कहलाता है और उससे कई प्रकार के रोग है ना वो उत्पन्न होते हैं। इसके बाद हमने देखा था त्रिदंड। त्रिदंडवत कौन सा होता है? शरीर, शरीर, मन और आत्मा।
हाँ, शरीर, आत्मा और मन, ये 3 चीज हमने पढ़ा था। शरीर के बारे में भी जाना था बड़ा डीप में, आत्मा के बारे में समझा था, मन के बारे में जाना। पंचक में टोटल कितने तत्व है बताइए? 25 बहुत हाँ, 25 होते हैं। और ये किससे रिलेटेड है? इंद्रियों से रिलेटेड है। सभी इंद्रिय और उसके द्रव्य, उसका स्थान मतलब अधिष्ठान कहा गया है, उसके विषय और इंद्रिय बुद्धि, ये चीज पंचक में पढ़ा था। और ये ज्ञानेंद्रियों से संबंधित है। 25 टोटल तत्व पाए जाते हैं। पंचकोश के बारे में जाना था, सबसे पहले सीरीज में बताएंगे। एक व्यक्ति माइक अनम्यूट करके बताइए जल्दी से। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ठीक है, तो ये पंचकोश हो गया, सीरीज में याद रखना। ठीक है, सबसे पहले अन्नमय कोश, जो स्थूल शरीर को कहते हैं, अन्न से रिलेटेड है। सॉरी, प्राणमय कोश, ठीक है, प्राण से रिलेटेड है, प्राणायाम जिसमें हम यूज करते हैं। सेकेंड लेयर, ये सूक्ष्म शरीर यहाँ आ जाता है। फिर मनोमय कोश, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म हो जाता है, मन से रिलेटेड, जिसमें मौन ये सब धारण करते हैं। इसके बाद विज्ञानमय कोश, बुद्धि से रिलेटेड है ना, ये भी उससे भी ज्यादा सूक्ष्म हो जाता है। और सबसे ज्यादा सूक्ष्मतर होता है आनंदमय कोश। और इसके बाद आत्मा परमात्मा ईश्वर का साक्षात्कार, आनंदमय कोश। तो ये 5 लेयर होता है। इसके बाद सृष्टि कर्म हमने जाना था कि सबसे पहले कौन आया, तो सबसे पहले आए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के बाद पंच महाभूत याद रखना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इस तरह से। इसके बाद पृथ्वी के बाद औषधि आया, औषधि के बाद अन्न। देखो, अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ, अगर आपको पता है तो आप लोग खुद से भी मन ही रिवाइज कर सकते हो माइक म्यूट करके। ठीक है, औषधि, औषधि के बाद अन्न, अन्न के बाद होता है वीर्य, और वीर्य के बाद ये शरीर बना है। तो ये हो गया सृष्टि कर्म, ये याद रखना। इसके बाद अष्ट कर्म हमने पढ़ा था, सॉरी अष्ट चक्र होगा, ये कर्म लिखा गया है। अष्ट चक्र, जो 8 चक्र बताया गया है। तो 8 चक्र कौन कौन से हैं? एक बार माइक अनम्यूट करके फटाफट बताइए। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, मनस चक्र, सहस्त्रार। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये इसका ध्यान रखना है कि हमने ये 8 चक्र पढ़ा। एक चीज इसमें सिर्फ रहता है, मनस चक्र ऐड हो गया है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा था? आयुर्वेद के अनुसार द्रव्य के जो प्रकार होते हैं ना, उसको समझा था। तो कौन कौन सा होता है द्रव्य? पार्थिव द्रव्य। अच्छा, कौन कौन से बताइए, हिंट दे, मिल गया आप लोग। जंगम और पार्थिव द्रव्य, जंगम द्रव्य और औद्योगिक द्रव्य। बहुत बढ़िया। तो पार्थिव द्रव्य में पृथ्वी से रिलेटेड है, जिसमें हम चूना, रेत, पत्थर, नमक, क्षार, ये सब चीजें, धातु, सोना, चांदी, मैंने वो एग्जाम्पल भी दिया था, सोना, चांदी, च्यवनप्राश का, याद होगा। तो उससे लेना है। राजा महाराजा लोग सोने चांदी के बर्तन में खाना खाते थे। तो कहने के पार्थिव द्रव्य, एक मैंने स्वर्ण प्राशन का एग्जाम्पल दिया था, है ना, जो स्वर्ण के वो भस्म यूज करते हैं। तो वो हो गया पार्थिव द्रव्य। जांगम द्रव्य जो होता है, जो पशु जगत से लिया जाता है ना, वो जैसे कि दूध हो गया, सिंग, दांत, खूर, पंख आदि से जो बनाए जाते हैं औषधि, वो। औद्भिद द्रव्य, जो पेड़ पौधे से प्राप्त की जाती है, वनस्पति से प्राप्त करी जाती है, जड़ी बूटी, फल फूल, पत्ते, बीज आदि, कंद, ये सब सारे चीज औद्भिद द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी कई द्रव्य मैंने बताया था, पार्थिव, आपेय, वैद्य को 5 भागों में बांटा गया है, 5। इसके बाद हमने पढ़ा था रस के बारे में। कितने प्रकार के रस होते हैं? एक व्यक्ति माइक अनम्यूट करके जल्दी से बताइए। 6 प्रकार के मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसार। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो और 1 2 3 4 5 6 करके सीरीज में याद करवाया था आप लोगों को बहुत बार, तो वो याद रखना, ताकि कई सारे ट्रिक्स आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और सबसे अधिक बल देने वाला कौन सा रस है, और सबसे कम बल देने वाला कौन सा रस है? फटाफट बताइए। मधुर से बल देते और तिक्त शायद।
मधुर और कसाई, है ना। सबसे अधिक कसाई, बल देता है मधुर और सबसे कम बल देता है कसाई। रस और पंच महाभूत का संबंध हमने जाना था, क्या क्या होता है। मधुर में पृथ्वी और जल तत्व होता है, अम्ल में पृथ्वी और अग्नि, लवण में जल और अग्नि, कटु में वात अग्नि, तिक्त में वात और आकाश, और कसाई में वात और पृथ्वी। ये आप याद रख लोगे, गौर से देखोगे समझ में आ जाएगा, इजिली याद हो जाएगा, है ना। ठीक है। रस और दोष का संबंध हमने देखा था कि कौन से रस में कौन सा वृद्धि होता है, कौन सा क्षय होता है, कौन से दोष क्षय होता है। तो एक याद रखोगे दूसरा याद हो जाएगा। मधुर में हमने देखा था कि कफ की वृद्धि होती है, तो क्षय किसका हो जाएगा, वात पित्त का। अम्ल में, हाँ बहुत बढ़िया, अम्ल में कफ पित्त का, तो वात का क्षय। एक याद रखोगे दूसरा याद। लवण में कफ और पित्त का वृद्धि, तो क्षय वात का। कटु में वात पित्त का वृद्धि, तो कफ का क्षय। और मधुर, अम्ल, लवण, कटु। तिक्त में क्या हो गया, वात का वृद्धि, तो कफ का क्षय और पित्त का क्षय। लास्ट कसाई हो गया, कफ और पित्त का क्षय, तो वात का वृद्धि। ट्रिक मैंने याद रखाया था आपको कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कफ और वात एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ध्यान से मैंने ट्रिक बताया था कि 1 2 3 अगर कफ में वृद्धि होता है तो 1 2 3 वात में क्या हो जाएगा, डिक्रीज, बाकी सेम। और पित्त में 2 से स्टार्ट करना सीरीज में, 2 3 4, तो जो बच गया 1 5 6 वो डिक्रीज। इस तरह रस और धातु का संबंध हमने देखा था, ठीक है जी। कुछ कह रहे हैं। रस और धातु का भी वैसे ही देखा था, 1 2 3 4 5 6। धातु की वृद्धि किसमें होगी, मधुर, अम्ल और लवण में, और तिक्त, कटु, कसाई में धातु का क्षय होगा। इसके बाद देखा था रस और मल का संबंध देखा था, तो मल का वृद्धि कब हो जाएगा, लवण, मधुर, उसमें भी 1 2 3 4 5 6, मधुर, अम्ल, लवण और तिक्त, कटु, कसाई में डिक्रीज। तो ये हमने रस और मल का देखा। इसके बाद रसों की पहचान देखा था, रसों के विभाग देखे थे, है ना, कौन कौन से होता है, कैसे हम रस को पहचाने। तो 2 मैंने विभाग बताया था, विदाही और अविदाही, मतलब जो जलन पैदा करता है विदाही, और अविदाही जो जलन पैदा नहीं करता, इसको ध्यान रखना। तो विदाही कौन सा था, 2 3 4, पित्त से याद रखना, पित्त से कोरिलेट करना। 2 3 4 हमने पित्त का बताया था, और 1 5 6 याद रखना अविदाही, जो जलन पैदा नहीं करता है। पित्त का याद रखोगे, ये समझ में आ जाएगा। पहचान हमने देखी थी कि मधुर का कैसा पहचान है, अम्ल का कैसा, लवण का, इस तरह से। इसके बाद उसके गुण देखे थे, द्रव्यों में पाए जाने वाले गुण। तो मधुर कैसा होता है ना, किस तरह का होता है, हैवी, मंद, 20 प्रकार के मैंने बताया था आपको। तो 10 याद कर लोगे, बाकी 10 याद हो जाएगा, क्योंकि 10 क्या है, रिवर्स है बाकी के 10 के। इसके बाद वीर्य देखा था, है ना। वीर्य यहाँ पे औषधि के अंदर पाए जाने वाला सबसे शक्तिशाली गुण है वीर्य, और इसको रोग के उपचार के लिए यूज किया जाता है, सबसे शक्तिशाली होता है। और इसको मैंने 2 चीज बताया था कि उष्णवीर्य और शीतवीर्य, उसके तासीर हम लोग डेली टू डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, कि तासीर कैसा है। तो उष्णवीर्य और शीतवीर्य याद रखना। तो शीतवीर्य कौन कौन सा है, मधुर, तिक्त, कसाई 1 5 6, और उष्णवीर्य कौन सा है, 2 3 4, अम्ल, लवण, कटु, याद रहेगा। 2 3 4 उष्ण। पित्त से समझ लेना, पित्त मतलब जो बढ़ रहा है, तो उष्णवीर्य गर्म तासीर है, तो कौन सा था, 2 3 4 याद करवाया था। ठंडी तासीर है, शीतवीर्य है, ठीक है। तो कफ मतलब सबसे कम है, तो जो बच गया, तो 1 5 6 शीतवीर्य। इसके बाद विपाक हमने देखा था, मैंने विपाक के बारे में बताया था कि नीम का एग्जाम्पल और रसगुल्ले का एग्जाम्पल दिया था, मिठाई का, जो आप खाते हो तो उसका टेस्ट एंड में चेंज हो जाता है, वही विपाक कहलाता है। और इसके 3 भेद बताए थे, मधुर, अम्ल और कटु, 1 2 एंड 4। ये विपाक देखा था। इसके बाद स्वास्थ्य वृत्त देखा था, जिसमें हम दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या पढ़ा था, ठीक है। दिनचर्या में क्या क्या करते हैं, है ना, सुबह उठते हैं, जो भी नित्य क्रियाक्रम में, जागरण था, उषापान, गंडूस,
कई सारे थे, मालिश, अभ्यंग, कई सारे चीज मैंने टोटल करीब 10 के आसपास बताए थे, 10-12 ऐसे था दिनचर्या में। 18 था सर। 18 था, अच्छा ठीक है, 18 मान लेते, 18 होगा। इसके बाद फिर रात्रिचर्या में ब्रह्मचर्य, जो काम हम रात को करते हैं वो। ऋतुचर्या, ऋतु के अनुसार आहार विहार विचार कैसा होना चाहिए, वो चीजें था, ठीक है। और इसमें 2 चीजें मैंने बताई थी ऋतुचर्या में कि 2 होता है, एक तो क्या दक्षिणायन, उत्तरायण, और उसमें भी कई सारे मौसम, 3 मौसम बताए थे मैंने, ठीक है। कौन कौन से 3 मौसम बताए थे और उसके भी कितने ऋतु बताए थे वो बताओ। उत्तरायण में सर ग्रीष्म वर्षा। अब ठीक है, तो गर्मी, शीतकाल, वर्षा ऐसा था। इसमें ऋतु हमने 12 बताया था, नहीं ऋतु तो 6 है ऋतु और 6। 12 मास, ऋतु 12 मास बताए थे। हाँ, ऋतु 6 शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। हाँ, ये 6 बताए थे। और मास बता दीजिए साथ में जल्दी से। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष और क्या बोलते हैं पौष, फिर माघ और फाल्गुन। ठीक है, बढ़िया। तो ये हमने बताया था। अब इंग्लिश कैलेंडर से भी याद रख लेना, ठीक है। 2 महीने सबसे श्रेष्ठ होते हैं, कौन कौन सा, हेमंत और शिशिर। तो मार्गशीर्ष, हेमंत और पौष और शिशिर माघ। 15 नवंबर से 14 जून और 15 जनवरी से 14 मार्च। बहुत बढ़िया, तो ये याद रखना। 2 अयन बताए थे मैंने, क्यों अच्छा होता उत्तरायण है बोले दक्षिणायन। सर? क्या उत्तरायण दक्षिणायन। नहीं समझ में आया, क्या पूछ रहे हैं? हेमंत और शिशिर अच्छा होता है करके क्यों बोले? सबसे अच्छा ये होता योगा है के लिए बेस्ट होता है। हाँ, नहीं, बलशाली। वो तो वसंत और शरद होता है। तो वो प्राणायाम के लिए होता है। बलवर्धक होता है 2, हेमंत और शिशिर। इस टाइम पे आपकी जो मतलब बॉडी की शक्ति होती है ना, मतलब वो ज्यादा रहता है हेमंत और शिशिर में। इस टाइम पे जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है ना। सर कहने का मतलब है कि जब भी योगा स्टार्ट करें तो इन्हीं मंथ्स में करें। सबसे अच्छा मंथ यही होता है, शरीर शारीरिक दृष्टि से बलदायक होता है हेमंत और शिशिर। इसके बाद हमने अयन पढ़ा था, उत्तरायण दक्षिणायन, ये ऑलरेडी, ठीक है। उत्तरायण को आदान काल कहते हैं, दक्षिणायन को विसर्ग काल कहते हैं, इसको ध्यान रखना। इसके बाद वही देखो, ऋतु के अनुसार आहार विहार कैसा होना चाहिए उसका ध्यान रखना है। द्रव्य में पाए जाने वाले गुण, कौन कौन से गुण द्रव्य में पाए जाते हैं, 20 बताया था ऑलरेडी। प्रज्ञापराध क्या होता है, जो बताओ प्रज्ञापराध क्या होता है, एक व्यक्ति बताइए। भूल गए, प्रज्ञापराध क्या होता है? जो बुद्धि, धैर्य, स्मृति और कर्मगत कार्य करते हैं उन्हें प्रज्ञा कहते हैं। और सन्निपात जो योगी प्रगति वाले होते हैं उनको सन्निपात भी कहते हैं। शुरू बताया था अशुभ कर्मों को। वो तो मानस प्रकृति। प्रज्ञापराध वही हो गया जो बुद्धि, सर धैर्य, जानते हुए भी जिसके बारे में आपको पता है लेकिन फिर भी आप नहीं करते उसको, ज्ञान होने के बाद में भी पालन नहीं करते। वही तो हो गया ना कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई आपकी, है ना, धैर्य खो दिए, स्मृति शक्ति खत्म हो गई आपकी। इसके वजह से क्या आप अशुभ काम करते हैं, गलत काम करते हैं, ठीक है। इसलिए तो ये प्रज्ञा अपराध कहलाता है, ठीक है। इसके बाद मानस प्रकृति कितने बताए थे, जल्दी से बताइए माइक अनम्यूट करके। 16 कौन? 16 थे। सात्विक 7 थे, राजसिक 6 और तामसिक 3। तो ये था 16, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो याद रखिएगा। सात्विक, राजसिक, तामसिक, 7 प्रकार के सात्विक, 6 प्रकार के राजसिक, 3 प्रकार के तामसिक। इसके बाद हमने पढ़ा था पंचकर्म। पंचकर्म जिसमें हम 5 कर्म पढ़े थे, उससे पहले पूर्व कर्म, स्नेहन, स्वेदन। प्रधान कर्म में पंचकर्म में क्या पढ़ा था, वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य और रक्त मोक्षण, ठीक है, ये 5। इसके बाद पश्चात कर्म कि पंचकर्म के बाद हमें क्या करना है, तो संसर्जन कर्म में आता है आहार। समन कर्म में द्रव्य, कौन सा द्रव्य लेना है, कैसा आहार लेना है। इसका रसायन में कौन से औषधि का प्रयोग करना। संबंध हमने देखा था पंचकर्म का और षटकर्म के बीच, धौतिर, वस्ति, नेति, त्राटक, नौलिका, पाल, भाती, ठीक है। उस तरह से संबंध हमने देखा था, वमन, वस्ति, नस्य, स्नेहन, स्वेदन और रक्त मोक्ष।
इसके बाद शरीर के भेद देखे थे, 4 भेद बताए थे। कौन कौन से भेद बताए थे बताइए? जरायु, जंडक, स्वेदक और उद्भिज। ये 4 बताए थे। योनि भेद से शरीर के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। और शरीर और मन के दोष बताए थे मैंने, शारीरिक 3 प्रकार के त्रिदोष, और मानसिक 2 प्रकार के, राजसिक और तामसिक। और ये दोनों ही, राजसिक और तामसिक जो है, सत्व गुण को दूषित करता है, मन को दूषित करता है। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द आयुर्वेदा क्लास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन, परेशानी हो तो बताइए। सर आपने नस्य के 2 टाइप्स कौन से बतलाए? कौन से बताए थे, किसी को याद है? नस्य के 2 टाइप बताया था, नस्य का नहीं बताया था मैंने। सॉरी वस्ती की। स्थापन वस्ती, और एक क्या बताया था बताइए? अनुवासन, ठीक है। सर ये 16 प्रकार के जो दोष हैं, क्या है वो? वो दोष नहीं है, 16 प्रकार के जो बताए थे वो प्रकृति है, ये मानस प्रकृति कहते हैं, दोष नहीं है। राजसिक, तामसिक अच्छा, और 16 प्रकार की मानस प्रकृति। हाँ, 16 प्रकार के मानस प्रकृति है। सात्विक 7 और राजसिक 6 और 3 तामसिक, 3 तामसिक बताया था हमने, ठीक है। तो ये हमने, अभी तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। टाइम हो गया है, 9 बज गया है। ऑन टाइम आपको मैंने कंप्लीट करा दिया है। सर वो धात्वाग्नि के नाम एक बार फिर से बता दीजिए ना। चलिए बताइए, कौन बताएगा? ऋचा जी बताइए। सर मैंने ही पूछा है। अच्छा, आप ही पूछ। अग्नि धात्वाग्नि था ना, रसाग्नि सर, फिर रस हम्म, रक्ताग्नि की उस फिर रक्त मांस मांसाग्नि, मेदाग्नि, मांस में अस्ताग्नि, मज्जाग्नि, और फिर लास्ट का शुक्र बनता है। शुक्राग्नि, जिसमें एक इस महिला के लिए क्या हो जाएगा? रजाग्नि, और पुरुष के लिए शुक्राग्नि, रजाग्नि। ठीक है। देखो, मैं अपने तरफ से 100% देने का प्रयास किया है। आई डोंट नो आपको कितना समझ में, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई भी त्रुटि रह गई होगी क्लास में तो उसके लिए माफी, ठीक है। कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम और अच्छे से आप लोगों को पढ़ाऊं। सर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया सर। अब हमको ही जो करना है, हमको कितना हम उसको काम कर सके। नहीं सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा पढ़ाया, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू। आपने इतने पेशेंटली हमें झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न सर हो आपने तो झेला हमें, तो हमने नहीं आपको झेला, आपने झेला। चलिए, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, या शांति पाठ करा लेते हैं फिर बंद करना, ठीक है। शांति पाठ कराते हैं। लंबी गहरी सांस ले लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। पूजा जी शांति पाठ कराते हैं। पूजा जी शांति पाठ। ऋचा जी शांति पाठ कराइए। सभी लोग कमर गर्दन सीधा करके बैठे, दोनों हाथ उठे, आंखें बंद करें, लंबे गहरी श्वास ले, ओम का उच्चारण। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। दोनों हाथों को रब करें, हाथों को आंखों पे लगाए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्जाम के लिए। अच्छे से तैयारी कीजिए आप।